सभी दोस्तों को सलाम नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी 11 में। मैं हाजिर हूं नदीम आपके साथ MCQs ऑन साइंस। और आज साइंस में है साउंड चैप्टर। साउंड चैप्टर से संबंधित कुछ MCQs आपके सामने में पेश करता हूं। आइए, पहला क्वेश्चन आपके साथ ये है, SI यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड। जी हाँ, SI यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या है, ये आपके सामने में क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके लिए है वाट, वाट पर मीटर, वाट पर मीटर स्क्वायर एंड वाट पर मीटर क्यूब। दोस्तों, SI यूनिट के बारे में पहले तो हम जानें कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला क्या होता है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड इक्वल टू जो होता है वो होता है एनर्जी, जी हाँ, एनर्जी बाई एरिया इनटू टाइम, यानी एनर्जी प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ये हो गया इंटेंसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला, या डेफिनेशन भी कर सकते हैं आप। अब आइए, जो एनर्जी बाई टाइम जो है, ये इसका यूनिट यानी ये पावर हो गया। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, तो जूल पर सेकंड हो गया। जूल पर सेकंड को हम लोग वाट कहते हैं, यानी इसको ये हो गया जूल, और ये हो गया एरिया का मीटर स्क्वायर, और ये हो गया 1/सेकंड। जी हाँ, तो जूल पर सेकंड इक्वल टू हो गया वाट। जी हाँ, वाट पर मीटर स्क्वायर। तो आंसर आपके लिए यहाँ पर जो होगा वो होगा वाट पर मीटर स्क्वायर इज द आंसर। जी हाँ, तो आपके सामने में जैसा कि आपको बताया ही था, अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट टाइम थ्रू यूनिट एरिया दैट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। जी हाँ, डायरेक्शन ऑफ द मोशन इन विच द साउंड वेव्स आर ट्रेवलिंग। तो यही आपके सामने में ये फॉर्मूला हमने रखा था। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ शेयर करते हुए, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन शेयर करते हैं आपके साथ, और वो है लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन। साउंड का जो लाउडनेस है, ध्वनि की प्रबलता जो है वो निर्भर करती है किस पर? तो ये वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और स्पीड। दोस्तों, यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपके लिए वो आंसर है एम्पलीट्यूड। थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कैसे है। देखिए, लाउडनेस ऑफ साउंड जो है वो वेरीज एज होता है, दैट इज़ द एम्पलीट्यूड स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। जी हाँ, लाउडनेस ऑफ साउंड जो है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर जो हम लोग जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो यही है कि लाउडनेस ऑफ साउंड किस पर डिपेंड करता है, तो दैट इज़ एम्पलीट्यूड पे। ठीक है, आइए, ये वही हमने इसको हम लोग डेसिबल में जोड़ करते हैं, और 80 डेसिबल से ऊपर के की जो आवाज़ें होती हैं वो ह्यूमन ईयर के लिए नुकसानदेह होती है। जी हाँ, नुकसानदेह होती है। जैसे आप डीजे उजे के साउंड सुनते हैं वो 80 डेसिबल से ऊपर के साउंड्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। द स्पीड ऑफ साउंड इज लार्जेस्ट। स्पीड ऑफ साउंड कहाँ लार्जेस्ट है देख लेते हैं। स्टील, गैस, वाटर, वैक्यूम। तो दोस्तों, जो यहाँ पर जो आंसर होगा दैट इज़ द स्टील में। जी हाँ, सॉलिड में जो होता है, सॉलिड में जो साउंड का जो स्पीड है वो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में, और वैक्यूम में तो होता ही नहीं है। वैक्यूम में ये ट्रेवल कर ही नहीं सकता है। जी हाँ, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग शेयर करते हैं आपके साथ। ऑन द सरफेस ऑफ द मून अ क्लॉक विल। चंद्रमा की सतह पर एक घड़ी होगी, उसके वो तेज़ चलेगी, सुस्त चलेगी, रिमेन्स द सेम, एक समान रहेगी। नथिंग कैन बी सेड, कुछ कह नहीं सकते। जी हाँ, कुछ कह नहीं सकते। तो आइए आंसर हम देखते हैं यहाँ पर, यह है स्लो चलेगी। जी हाँ, हम लोग जैसा कि फॉर्मूला जानते हैं आपको कि टाइम पीरियड इक्वल टू जो होता है वो T इक्वल टू 2π L/g रूट। जी हाँ, L/g पर रूट है। तो अब जैसे G का वैल्यू जो है, एक बार फिर से हम यहाँ से आपको हटा के हम चलते हैं। देखिए, 2π L/g, ये होता है टाइम पीरियड इक्वल टू। जी हाँ, तो G का वैल्यू जो होता है वहाँ पे 1/6 होता है ज़मीन के मुकाबले में चांद पर। तो जब 1 का 1/6 करेंगे तो G का वैल्यू यानी कि टाइम पीरियड हमारा बढ़ जाएगा। जब टाइम पीरियड बढ़ जाएगा तो इसका मतलब है कि जो हमारी घड़ी है वो जो चलेगी वो हमारी घड़ी स्लो चलेगी। जी हाँ, हमारी घड़ी स्लो चलेगी। चलिए, तो यहाँ पर हमने दिखाया है स्मॉलर द वैल्यू ऑफ G ग्रेटर विल बी द टाइम पीरियड। तो क्या हुआ, सरफेस ऑफ द मून पर हम घड़ी ले जाएंगे तो वहाँ पर घड़ी सुस्त चलेगी। ठीक है, नेक्स्ट, A particle is moving on a circular track with uniform speed. Its motion is।
यानी कि जब कोई पार्टिकल सर्कुलर ट्रैक पर चलती है यूनिफॉर्म स्पीड में तो इसका मोशन क्या होता है। आइए, पीरियोडिक एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन, पीरियोडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन, अप्रॉक्सीमेटली सिंपल हार्मोनिक मोशन और अपीरियोडिक यानी कि अनावधिक मोशन। तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपके लिए दैट इज़ द पीरियोडिक एंड नॉट द सिंपल हार्मोनिक मोशन। वो क्या, जैसे मान लेते हैं कि कोई बॉडी चल रही है सर्कुलर पाथ पे, जी हाँ सर्कुलर पाथ पे चल रही है, तो यानी कि एक समय आएगा कि ये फिर बार बार दोहराएगा इस प्लेस को, तो ये प्लेस बार बार दोहरा रहा है, इसको हम लोग पीरियोडिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो वही चीज़ यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हैं कि द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन इज नॉट रेस्टोरिंग in nature which is required to be called SHM यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन, बट एज इट कंप्लीट्स इट्स रिवोल्यूशन आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड, यानी एक पीरियड में वो कंप्लीट करता है रोटेशन को, तो इसको हम लोग पीरियोडिक मोशन कहेंगे। यानी कुल मिलाकर के ये हुआ कि जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूमती है तो उसको हम कहेंगे पीरियोडिक मोशन। नेक्स्ट आते हैं आपके साथ, सोनार इज बेस्ड ऑन, सोनार किस पर आधारित है। जी हाँ, इको, रेजोनेंस, रिवर्बरेशन, नन ऑफ द एबव। यहाँ पर जो आंसर होगा वो इको पर होगा। ये इको क्या करता है, एक्चुअली में सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, और ये डिवाइस है जो अल्ट्रासोनिक वेव यूज़ करती है और मेजर द डिस्टेंस वहाँ पर, और क्या नाम है कि जो इसमें डायरेक्शन है और स्पीड ऑफ द अंडर वाटर ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ द अंडर वाटर ऑब्जेक्ट को ये अपना क्या नाम अल्ट्रासोनिक वेव से मेजर करता है, ठीक है। इट यूजेस द प्रिंसिपल ऑफ इको, ये प्रिंसिपल ऑफ इको को यूज़ करती है रेंजिंग इन डिटर्मिनिंग द सी डेप्थ एंड लोकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स। जी हाँ, तो ये अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स को कहाँ पर लोकेट है ये और कि वाटर की डेप्थ क्या है, ये सोनार इसको मेजर करती है अल्ट्रासोनिक वेव से। चलिए, तो सोनार किस पर आधारित है, इको पर आधारित है। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ शेयर करते हुए, अ पल्स इज अ वेव ऑफ, अ पल्स एक लहर है, ऑफ हाई ड्यूरेशन, ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, विच ट्रेवल्स इन वैक्यूम ओनली, विच ट्रेवल्स इन सॉलिड ओनली। एक्चुअली में पल्स जो है, पल्स एक छोटा शॉर्ट ड्यूरेशन का ये है वेव कह लीजिए आप, जी हाँ शॉर्ट ड्यूरेशन का वेव होता है। एक्चुअली इसके बारे में ये कह दें कि शॉर्ट ड्यूरेशन और ये नॉन परसिस्टेंस होता है, नॉन परसिस्टेंस यानी सडन वाइब्रेशन ऑफ द साउंड को हम लोग पल्स कहते हैं। जी हाँ, तो एक बार फिर से पल्स के बारे में जान लें, ये शॉर्ट ड्यूरेशन का वेव है, आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं, साउंड ट्रेवल्स इन रॉक्स इन द फॉर्म ऑफ, ध्वनि चट्टानों में किस रूप में गमन करती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव, बोथ लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स इलास्टिक वेव्स, नन ऑफ द एबव। यहाँ पर जो आंसर होगा ये बोथ होगा, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स इलास्टिक वेव्स होगा। और ये है एक्चुअली में एक्सप्लेनेशन यहाँ पर कि साउंड वेव जो है रॉक में दोनों लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव को ये पैदा करती है, और जबकि एयर में जो साउंड ट्रेवल्स करती है इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। एक बार फिर से ध्यान दें कि चट्टान में जब भी साउंड वेव्स ट्रैवल करेगा वो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स दोनों होंगे, लेकिन जब एयर में ट्रैवल करेगा तो उसमें सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल वेव ही काम करेगा। चलिए, ये अच्छा क्वेश्चन था। अब आइए नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अ वेव एंड इट्स फ्रीक्वेंसी इज, समय अवधि और उसकी आवृत्ति का गुणनफल है, क्या होता है, इनफाइनाइट, जीरो, मोर देन यूनिटी एंड लेस देन इन्फिनिटी, यूनिटी। जी हाँ, तो आप यहाँ पर जो आंसर होगा वो यूनिटी होगा। आप के जान लें कि ये कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है 1/t, यानी कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/t, f इक्वल टू 1/t। तो जाहिर सी बात है जब यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी है। जी हाँ, प्रोडक्ट ऑफ टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, तो इसलिए f इंटू टी इक्वल टू हो जाएगा 1, ये दैट इज़ द आंसर हियर। चलिए, तो ये आपके लिए हमने इसमें रखा था आपके सामने में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मिनिमम इन, ध्वनि का वेग किस माध्यम में सबसे कम होगा। जी हाँ, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, एयर, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड। जी हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड आंसर क्यों होगा, हम एक फॉर्मूला आपके सामने में रखते हैं और वो ये है कि V इक्वल टू गामा RT बाई M टू द पावर रूट।
जी हाँ, तो ये गामा है हीट कैपेसिटी रेशियो, आर है गैस कांस्टेंट, टी है टेम्परेचर, एम है मोलर मास। ठीक है, मोलर मास यहाँ पर जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज़्यादा होता है। तो जाहिर सी बात है, चूँकि बाई मतलब वी इक्वल टू, अगर वो सभी कांस्टेंट सब में कांस्टेंट हो तो वाई आर टी बाई एम हो जाएगा। तो एम यानी मोलर मास जिसका ज़्यादा होगा, इसका मतलब है कि वहाँ पर जो वेलोसिटी होगी साउंड की वहाँ पर कम हो जाएगी। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है मोलर मास? 44 होगा। जी हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड का 44 होता है। बाकी नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का सबका कम है। जी हाँ, हाइड्रोजन का कितना होता है और नाइट्रोजन कितना होता है वो आप बताएं। मेरे ख्याल से कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर आंसर है। ठीक है, इसका दूसरा मेथड ये भी कर सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड में जो इसके डेंसिटी होते हैं ये ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को काइनेटिक एनर्जी पैदा करने में काफ़ी वो स्लो होती है। इसलिए यहाँ पर जो साउंड, जो काइनेटिक एनर्जी जैसे ही कम पैदा होगी तो साउंड भी स्लो होगी। यहाँ पे आप इस तरह से भी इसको आंसर कर सकते हैं। तो यानी कि कुल मिलाकर के ये हुआ कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मिनिमम इन कार्बन डाइऑक्साइड देन नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड एयर। दैट्स ऑल माय फ्रेंड्स। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए, साथ ही सब्सक्राइब। जय हिंद।